नसीब फरमाए और हम सबको उनके अंसार में, उनके जानसारों में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए और हमें एक बेहतर इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। हर साल की शुरुआत पर कुछ न कुछ सबके प्लान्स होते हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं, तो इसी तरह हमने भी बनाए हैं, जिसमें यकीनन सबकी प्लानिंग में, सबकी रेजोल्यूशंस में एक ही बात शामिल होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें और एक बेहतर इंसान बनकर सामने आए। इसी सिलसिले में आज जाफर लाइब्रेरी ने सेमिनार मुनक्किद किया है कि जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पर आप लोगों को हिदायत दी जाएंगी, किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं कि जो आती हैं और जिनको अमूमन हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं किसी भी वजह से। तो आज से ये जो सेमिनार है इसी सिलसिले में मुनक्किद किया गया है और हमें मुख्तलिफ सन्मान से हमें मालूमात फराहम करने के लिए हमारे चंद मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका हम तहे दिल से मशकूर हैं कि जिन्होंने वक्त निकाला और हमें इस सेमिनार में हमारे साथ शिरकत की। प्रोग्राम में बाकायदा आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देना चाहूँगी हाफिज़ मोहम्मद हुसैन को कि वो आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। हाफिज़ मोहम्मद हुसैन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. क्योंकि हमारे यहाँ रिवायत है कि हर तकरीब का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक के बाद हम लोग सनाए वजीरा याद के बाद नाते रसूल महबूब से करते हैं, उन पाक नामों से करते हैं कि जिनके सदक़े में परवरदिगार आलम ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई है और उन्हीं के नामों के सदक़े से हमारे हर काम में बरकत है। तो मैं नाते रसूल महबूब के लिए मदद करना चाहूँगी जनाब हुज्जत मेहदी को कि वो आएँ और नात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आपकी समाज की नजर एक मर्तबा दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना मुझको भी
दीवाना बना जाना इश्क़े नबी मेरे जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल इश्क़े नबी मुझको नींद ऐसी सुला जाना इश्क़े नबी मेरे जो रंग के जाने पर रूमी पे चढ़ाया था उस रंग की कुछ रंग मुझे पे भी चढ़ा जाना इश्क़े नबी मेरे कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी उस चेहरा अनवर का दीदार करा जाना इश्क़े नबी मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कर दिया ना आपने शिक्षा। बगैर किसी तारीफ के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूँगी। जैसा कि पहले जिक्र किया और आप सबको मालूम है कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, एसएससी और पीएचडी की जॉब पोस्ट पर किस तरह से अप्लाई करना है, टेस्ट की तैयारी किस तरह करनी है और कई तरह के सवाल हम सबके जहनों में हैं। तो उन सब सवालों के जवाब हमें इंशाल्लाह आज इस प्रोग्राम के में मिल जाएंगे। प्रोग्राम से तकरीर के लिए मैं मदू करना चाहूँगी जनाब मोहम्मद असलम को, जिन्होंने हाल ही में पीएचडी का इम्तिहान पास किया है। मोहम्मद असलम। दोस्तान अजीज, गवर्नमेंट जॉब जो कि हमारे माशरे के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट जॉब हासिल करना यानी क्या मतलब जुए शीर लाने के मुतराबिक है, इंतहाई एक मुश्किल और थका देने वाला अम्र है। एक ऐसी ख्वाहिश थी हमारे माशरे के अंदर ये कि जो नाकाबिल तहसील थी वाकई, यानी कौन रिश्वत दे, कौन दर दर के धक्के खाए और ठोकरे खाए, मेहनत समाजत करे और उसके बावजूद भी नाकाम और मायूस रहे। ये वो तजर्बात हैं जो साल साल से हमारे मुल्क के नौजवान ख्वाहान और बिरादरान हासिल करते रहे और एक इज्तिमाई मायूसियत थी जो हमारे पूरे मुआशरे में सराहियत कर चुकी थी।
इसी मायूसी के दरमियान 2012 और 13 की वैकेंसीज भी बहुत से दोस्तों के सामने होंगी और फिर 2021 और 22 के आने वाले इश्तिहार के नतीजे में वो वैकेंसीज भी आप दोस्तों के सामने होंगी। यही कमरा था और इसी तरह जैसे आप लोग बैठे हुए, हम भी बैठे हुए थे, एक उम्मीद कल के साथ, एक रोशन कल के इंतजार के साथ और एक आज़म और बलवाला लिए हुए कि कुछ भी हो अप्लाई करेंगे और एग्जाम देंगे और फिर जो होगा वो देखी जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन पता कुछ भी नहीं था कि करना क्या है और कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। एक अजीब हैरान और शजदर और परेशान और अजीब सी कैफियत से 2-4 हम इसी कमरे में यहाँ बैठे थे कि जब लास्ट टाइम प्रिपरेशन के सिलसिले में सेमिनार मुनाकिब हुआ और एक्सपर्ट्स हजरात हमारे सामने अपनी राय और अपने तजर्बात को पेश कर रहे थे, तो हमें उनके तजर्बात से उनकी बताई गई चीज़ों से काफ़ी रहनुमाई मिली और हमने यहाँ से ये अज़्म अपना मजबूत किया कि इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से तैयारी करके कमरा इम्तिहान में जाएंगे और अपनी किस्मत जरूर आजमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन दोस्तों एक राज है यहाँ पर कि जिसका जिक्र किया जाना बेइंतहा जरूरी है। इतनी ही बड़ी परसेंटेज है नौजवान खवातीन और बिरादरान की कि जो बेचारे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हुए जरा परहेज किया करते थे कि यार कोई फायदा नहीं है, ये थका देने वाली एक मेहनत का नाम है, लिहाजा इसे अवॉइड किया जाए। लेकिन वो क्या हुआ कि हजारों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया। मैं बाहर की और पूरे सूबा सिंध की तो बात नहीं करूंगा, हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं मैं इसी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आपको हौसला मिले। इस डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर से भी हजारों लोगों ने अप्लाई किया था और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ये यूनियन काउंसिल नंबर 11 काबिल मुबारकबाद है कि मलीर की तमाम तर यूनियन काउंसिल्स के मुकाबले में यूनियन काउंसिल नंबर 11 से रिकॉर्ड अपॉइंटमेंट्स हुए। जब मैंने ज्वाइनिंग दी और मैं स्कूल में बैठा हुआ था तो एक टीचर आए और उन्होंने कहा कि हमारे एचएम साहब से कहा कि आपको पता है इस बार जाफर तैयार से रिकॉर्ड अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। उन्होंने जाफ्तियार का नाम लिया जबकि जाफर तैयार सिर्फ यूसी 11 से जाफ्तियार पर मुश्तमिल नहीं है, पीछे के भी इलाके लगते हैं, साइड के भी इलाके लगते हैं। तो उन्होंने बहरहाल अपने कहीं जाफर तैयार का नाम लिया और उन्होंने कहा कि जाफ्तियार से इस बार रिकॉर्ड अपॉइंटमेंट्स हुए, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी बात है और खुद हमारे लिए भी बड़ी काबिल फख्र थी, काबिल तहसीन की ये बात है। दोस्तों वो राज क्या था कि जिसने इतने लोगों को अप्लाई करने और बेफिक्र हो जाने के हवाले से जो है वो एक मोटिवेशन भी दी, एक काम भी किया, एक किरदार भी अदा किया। एक ऐसा वजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट में आया कि जिसने कहा कि डरो मत, मायूस मत हो, अपने जहन में अफरोज तो रखो, एक कोशिश तो करो, एक जद्दोजहद तो करो, आगे बढ़ो, तुम्हें क्या चाहिए वो सब हम देंगे, तुम्हारी क्या मुश्किल है वो हम सॉल्व करेंगे, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे क्या सिलसिले वो सारे हम देखेंगे, तुम आगे बढ़ो और अपना मुस्तकबिल संवारो। मेरे सामने वो नौजवान भी है कि जिसने इस दफा ये जो अब दोबारा जिला मलीर और गडाब की आई है वैकेंसीज, वो बंदा खुदा बेचारा लाइब्रेरी से वाकिफ नहीं था, वो कहीं बाहर गया किसी दुकान के ऊपर और उससे सिर्फ अप्लाई करने के 1500 रुपए उस दुकानदार ने ले लिए। 1500 रुपए अजीजा ने मोहतरम, मेरे पास अल्फाज नहीं है वाकई, मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि खुदाए रब्बुल इज्जत के लुत्फ करम के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लुत्फ करम के बाद जाफर तैयार लाइब्रेरी वो इदारा है वाकई कि आज जो 50 से ज्यादा इस यूनियन काउंसिल से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ये जाफर तैयार लाइब्रेरी उसका क्रेडिट उसके सर के। अच्छा हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि हमें एक आम आदमी को डॉक्यूमेंटेशन एक दर्दस्तर है वाकई, उसका कुछ नहीं पता होता, चाहे उसकी एजुकेशन मास्टर ही क्यों ना हो। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल एक अलग फील्ड है। डॉक्यूमेंटेशन यानी ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कैसे स्कैन होगा, कैसे आईडी बनेगी, कैसे मामला होंगे, कैसे सिलसिला आगे चलेगा। अच्छा भाई अब जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके लाइए, अच्छा भाई जाइए अब अपने डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करके लाइए, अच्छा भाई जाइए अब ये करके लाइए। और एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए 10 से 15 मरहले होते हैं जिससे एक आम इंसान को गुजरना होता है। आदमी इसी में हार जाता है और इसी में परेशान हो जाता है। हम जो आगे बढ़ते चले गए वाकई, यानी जो हमारा मेन दर्द सर था और जो हमारी हेडेक्स थी वो लाइब्रेरी ने अपने सर पे ले ली। वाकई लाइब्रेरी ने अपने सर पे ले ली। रसूल खुदा या किसी मासूम की हदीस है वाकई, किसी आबादी से एक आलिम दीन का गुजर जाना
उस आबादी के लिए 40 रोज तक रहमत का बाइस बनता है। एक आलिम हक का किसी आबादी से गुजर जाना उस आबादी के लिए 40 रोज तक बाइस रहमत रहता है। और वो इलाका कितना बाइस रहमत होगा कि जिस इलाके के अंदर एक आलिम दीन ने और उसकी पूरी टीम ने एक ऐसा इदारा कायम कर दिया हो जो मुसलसल लोगों को अपने बेहतरीन किरदार के साथ सैराब कर रहा होगा। यानी रसूल खुदा की हदीस के मुताबिक एक आलिम दीन रहमत है, उसका ये इदारा जो कायम हुआ है वो बदलाते खुद एक रहमत है वाकई। इसका एहसास हमें उस वक्त हुआ कि जब हमारी पोजीशन क्या थी, आप आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यानी हम कैंडिडेट्स से हमने अप्लाई कर रखा था, हमें होश नहीं होती थी, हमें पता नहीं होता था, लेकिन लाइब्रेरी वो कहते ना कि भाई पूरे पाकिस्तानी जो है वो सुकून से सोते हैं इसलिए कि सड़क पर फौज जा रही है माशाल्लाह, तो हम सुकून से सोते थे इस बिना पे कि लाइब्रेरी की टीम जा रही होती थी। बात है खबरें और वो तमाम इत्तलात बर वक्त हमारे पास पहुंचाना और फिर ना सिर्फ बस एक मैसेज कर देना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, पर्सनली कॉल करके बताना कि असलम भाई आप कहाँ हैं, आपका ये चीज आ चुकी है, जल्दी से ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए और राब्ता कीजिए और फला ऑफिस जाना है आपने, वहाँ फला साहब से मिलिएगा। यहाँ तक की रहनुमाई हमें लाइब्रेरी में मिली बात है, तो फिर क्यों ना हमें ये जॉब आसान लगती बात करें, फिर क्यों ना हमारे लिए ये सिलसिला खुल जाता और हमारा मुस्तकबिल रोशन हो जाता और एक नामुमकिन मुमकिन बन जाता। वाकई ऊपर खुदा का लुत्फ करम था और नीचे ये लाइब्रेरी थी कि जिसने इतना साथ दिया कि खुद अपना वजूद गायब करने लगा, हर तरफ इस लाइब्रेरी और इसकी टीम का वजूद सामने नजर आने लगा वाकई। और मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है इन दोस्तों के लिए, इस लाइब्रेरी की टीम के लिए, इस जाफिया की लाइब्रेरी के लिए कि मैं किस तरीके से यानी वाकई इनको अप्रिशिएट करूं और इनका शुक्रिया अदा करूं वाकई कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नामुमकिनात में से समझ रहा था कि मेरी जॉब नामुमकिन है, मतलब कि हो जाना, और सिर्फ मैं नहीं समझ रहा था, मेरे जैसे कई थे कि यार बस दे दिया, आप देखेंगे अगर मिल गई तो मिल गई। मैं जाफर तैयार लाइब्रेरी के वो राज के जो एक बंदा आमतौर पर अप्लाई करते हुए इतना ज्यादा परेशान हो रहा होता है और उसको बिल नहीं हो रही होती कि वो आगे बढ़े और अप्लाई करके पूरे प्रोसीजर को तय करके जॉब को हासिल करे। लाइब्रेरी के किरदार ने हमें ये हौसला दिया, ये हिम्मत दी, ये ताकत दी कि भाई आगे बढ़ो और मुस्तकबिल संवारो इंशाल्लाह करो। और एक एक मरहले के ऊपर आईडी बनाने से लेकर अप्लाई करने से लेकर डॉक्यूमेंटेशन और एक एक मरहले की तरह एक एक लम्हे का एक एक प्रोसीजर का हमें बताया जाना, वही मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त हत्ता के यहाँ तक मैं बताऊं एफिशिएंसी इन दोस्तों की कि जो आईडीएस अखर वाले थे उनका मैसेज देर से आता था, लाइब्रेरी का मैसेज फौरन आता था। यानी ऐसे बेचारे अजीब मतलब बदनसीब थे वो लोग बेचारे जिनके पास ये लाइब्रेरी की सहूलत नहीं थी। हम जब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे हुए होते थे तो लोग अपने एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल रहे होते थे और हमें हमारा एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकल कर हर चीज गाइडलाइन देखें, आपने ऐसे जाना ये करना हो। हम वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने टाइम पे पहुंचे होते थे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। यानी एक आम आदमी बेचारा जो है वो अपना उसको ये भी नहीं पता होता था, उसको ये मैसेज ही नहीं पहुंच पाता क्योंकि आईटी वालों के जो मैसेजेस थे वो बात एक एग्जाम चल रहा है वहां पर और अभी तक मैसेजेस नहीं पहुंचे हैं लोगों के पास, अभी तक मैसेजेस नहीं पहुंचे हैं। और ये लाइब्रेरी का एक रहमत पर मुश्तमिल एक किरदार था वाकई कि हमें हमारी हर चीज से बर वक्त अपडेट कर दिया जाता था। यही वजह थी कि हमें ना फोटो कॉपीज के ऊपर पैसे लगे हमारे, ना हमारी स्कैनिंग के ऊपर हमारे पैसे लगे। अभी पिछले दिनों जो एसएसटी की जॉब्स आई थी तो मैं ऊपर गया और लोग वहाँ बहुत बड़ी तादाद में अप्लाई कर रहे थे पीएचडी के लिए भी और जीएसटी के लिए भी। अच्छा मैं ये देख रहा था कि यार ये डॉक्यूमेंट स्कैन हुए चले जा रहे हैं लेकिन यहाँ मुझे कोई स्कैनर मशीन नजर नहीं आ रही और ये सब काम हो रहा है। बड़ा एक जदीद सिस्टम बना रखा है दोस्तों ने अप्लाई करने का कि जो सर सामने बैठे हुए आपका फॉर्म फिल कर रहे हैं वो भी फिल कर रहे हैं और जो जिसका फिल हो रहा है वो भी सब कुछ देख रहा है। लेकिन यहाँ कहीं मुझे स्कैनर नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैंने जब गौर किया तो एक मशीन सी थी जो यूं आकर के यूं जा रही थी। मतलब मैंने जिंदगी में मादर के साथ भाई साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से ये स्कैनर पहली दफा देखा था। बहुत जदीद स्कैनर था ये मेरे लिए, मेरा बहुत ज्यादा ताल्लुक वास्ता नहीं है तबात और कॉम्प्लिकेशन के कामों से। तो मैंने वो स्कैनर पहली दफा देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ यार ये क्या जबरदस्त चीज आपने ला करके लगाई है। तो मैंने यहाँ पे हमारे दोस्त हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, खुदा उनको उसका बेहतरीन अजर अता करें और सबके लिए इसमें बेहतरी है, उनके लिए भी अल्लाह ताला बेहतरीन राहें खोले। आज जो मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई है वो ये है कि मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के ज़रिए से आपको कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकूं ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं IBA के
उसमें आपको आसानी हो सके। तो आज की जो गाइडलाइन है मैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ कि सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है और क्या प्रिपरेशन की जाएगी इसके लिहाज से। तो IBA का जो पेपर आपके पास आएगा वो 5 पोर्शंस में होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। 100 मार्क्स 100 मिनट का पेपर होता है। 1 घंटा 40 मिनट का पेपर होगा, मतलब पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा। और आपका जो पेपर होगा 100 मार्क्स का वो 5 पोर्शन पे डिवाइड होगा। जो 5 पोर्शन होंगे, ईच पोर्शन जो होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। जैसे कि आपका एक पोर्शन होगा मैथ का, एक पोर्शन 20 नंबर का आपका उर्दू का होगा, एक पोर्शन आपका साइंस का होगा, एक 20 नंबर का पोर्शन इंग्लिश का होगा। ये 4 पोर्शन बेसिक हैं, ये चारों 20-20 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो आपका 5वां पोर्शन होगा वो कंबाइन होगा 5 चीज़ों का, जिसमें आपकी SST शामिल होगी, इसके साथ इस्लामियात होगा, जर्नल नॉलेज होगी, करंट अफेयर होगा और इसके साथ साथ आपका इसमें एथिक्स होगा, अखलाकियात का चैप्टर होगा। तो मैं सबके मुतालिक थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूँगी कि किसके पोर्शन में क्या आएगा। आप लोगों को 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक के सिलेबस कहा गया है कि बुक्स जो सिंटैक्स बोर्ड की अवेलेबल हैं उनको रीड करें, उससे प्रिपरेशन करें। तो 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक की जितनी भी बुक्स हैं वो बेस्ट है तैयारी करने के लिए। तो आप को सबसे पहले आप मैथ ले लें, तो आप मैथ की तैयारी कैसे करेंगे। 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक जितने भी मैथ के टॉपिक्स हैं बुक्स में अवेलेबल, चाहे वो सिंपल मैथ अर्थमेटिक्स हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे अलजबरा हो और यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे कवर किए थे 20 क्वेश्चन में। उन्होंने हर तरह का सवाल पूछा था। तो हर तरह के सवाल की प्रिपरेशन कीजिएगा कि सिंपल आ रहा है तो भी आप कर सकें। बहुत मुश्किल पेपर नहीं होगा कि आप सोचें कि ये हम कर नहीं सकते, लेकिन ट्रिकी होगा। अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और अगर आप तैयारी नहीं करके जाएंगे तो 30 मार्क्स तक तो आप ले ही लेंगे। लेकिन अगर आप अच्छा कंपटीशन है तो अच्छी तैयारी करके जाएं तो मैथ के आप 1 से लेके 8 तक के सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करेंगे। फिर उसके बाद आप अगर साइंस पे आएंगे कि साइंस के 20 पोर्शन में 20 सवाल किस तरह के आएंगे पोर्शन में, तो वो 20 क्वेश्चन आपके जर्नल साइंस से होंगे 8 क्लास तक के। ऐसे नहीं होंगे कि बहुत डीप केमिस्ट्री के मुतालिक या फिज़िक्स के मुतालिक हो, या फिर आप समझिए कि हम नहीं कर सकते। 8 क्लास तक जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं आप बुक उठा के देखेंगे तो वो सारे टॉपिक आप कवर करें तो आपकी साइंस की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत डीप नहीं आएगी, लेकिन आपको अगर 8 क्लास तक की बुक देखेंगे तो आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर इसके बाद आपके पास इंग्लिश का आ जाता है। इंग्लिश की टेक्स्ट में से कुछ नहीं आएगा, बुक में से चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, इसमें से कुछ नहीं आएगा। इंग्लिश की जस्ट ग्रामर आएगी, और उसमें टोटल ग्रामर आती है कि आप जिसमें बोलें कि नरेशंस भी हैं, एक्टिव पैसिव भी हैं, टेंसेस भी हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह भी आते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये सब कुछ जितनी भी ग्रामर है वो सब का सब आएगा। इसमें आपका टेक्स्ट में से कुछ नहीं आएगा। मतलब बुक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर वाइज या आप ऑथर के नेम याद करें, आप जस्ट ग्रामर की तैयारी करें इंग्लिश के लिए। फिर उसके बाद आपकी उर्दू आ जाता है। तो उर्दू के भी चैप्टर वाइज कुछ नहीं आया था कि आप चैप्टर पढ़ें या किसने पोएम लिखी है, किसका ये चैप्टर में किसका जिक्र हुआ है, ऐसा कुछ नहीं आया था। उर्दू की भी ग्रामर आई थी, लेकिन उर्दू की ग्रामर आपको डिटेल याद करनी है। ऐसे नहीं कि बस सिंपल इस्म और ए फेल वगैरह नहीं। इस्म है तो उसकी सारी अक़साम, उनकी मज़ीद अक़साम कितनी हैं और उनकी मिसाल के ज़रिए से। तो उर्दू की ग्रामर पे आप फोकस कीजिएगा कि आसान बहुत नहीं होती, लेकिन आप देखेंगे तो आ जाएगी, क्योंकि अपनी मदर टंग है। तो जो सिंधी से ताल्लुक़ रखते हैं वो मदर टंग का पेपर आता है, वो सिंधी वाला लैंग्वेज का अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू का ही अटैम्प्ट करेंगे। तो उर्दू की ग्रामर पे तवज्जो दीजिएगा। अच्छा, उर्दू की ग्रामर के अलावा एक चीज़ ग्रामर में ये चीज़ भी आई थी कि सही उर्दू क्या है इस लफ्ज़ की वो बयान करें। जैसे कि एक जुमला था, जैसे साई डिनू के गाँव को सैलाब ने। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन थे, आ लिया, घेर लिया, पकड़ लिया, लपेट में ले लिया। तो उर्दू के मुताबिक यहाँ पे क्या जुमला लगना है, तो आपने ऑप्शन लगाना था कि साई डिनू के गाँव को सैलाब ने आ लिया, ये लफ्ज़ सेट होता है। तो इस तरह के सवालात भी आएंगे।
तो उर्दू की भी ग्रामर पे तवज्जो दीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर पे तवज्जो दीजिएगा, मैथ और साइंस सारे टॉपिक 8 तक के कवर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो जनरल नॉलेज है वो बहुत सिंपल सी आएगी। नॉर्मल जनरल नॉलेज की भी आप तैयारी करेंगे तो आपका हो जाएगा जनरल नॉलेज। इसके अलावा आपके साथ जो साइंस, इस्लामियात और SST होगा इस पोर्शन में, वो भी सिंपल आप अगर बुक को पढ़ेंगे या सिंपल ईजी आई थी यहाँ पे भी SST और इस्लामियात के मुतालिक। जहाँ पे आपको मुश्किल आएगी इस पोर्शन में वो पोर्शन होगा एथिक्स का, अखलाकियात का। अखलाकियात की आपको बुक नहीं अवेलेबल होंगी, ना ही बुक्स यहाँ स्कूलों में भी सही से डिवाइड नहीं की जाती है बुक, और आपको मिलेंगी भी नहीं मार्केट में कि आप ढूंढें। आपको एथिक्स के लिए ये टिप आप याद रखिएगा कि आपको PDF से बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी। हम जब GST का पेपर देने गए थे तो हमने वहाँ पे देखा कि ऐसे सवालात थे जो हमें नहीं आ रहे थे, फिर हमें मालूम हुआ कि वो एथिक्स की बुक से आए हैं, तो फिर हमने वो PDF डाउनलोड किया। फिर जब PST में गए तो 4 से 5 सवाल उसके आए थे। तो एथिक्स की तैयारी कीजिएगा वहाँ से। उसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बारे में है कि किस मज़हब का कौन रहनुमा है, उनकी कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, और उस बुक और उनके कौन कौन से त्यौहार वगैरह हैं। तो एथिक्स की बुक बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं, बहुत स्मॉल बुक्स है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। तो आप उसको सिर्फ जस्ट रीड भी कर लेंगे तो आपके 5 क्वेश्चन इस तरह से एथिक्स के भी निकल जाएंगे। तो ये सारे पोर्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है और क्या क्या आ सकता है मटीरियल। अब एक बात ये बताना चाहूँगी कि कहाँ से तैयारी करें इतने सारे मटीरियल की। तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जिसमें से एक रिसोर्स ये है कि QBH के सामने जो गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है वहाँ पे प्रिपरेशन कराई जा रही है। आप में से बहुत से लोग जा भी रहे होंगे वहाँ पे, और अभी जितने दिन बाकी हैं हो सके तो आप लोग वो अवेल करें और वहाँ जाके प्रिपरेशन करें, क्योंकि वहाँ पे एक टीचर करवा रही हैं, प्रिपरेशन गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। दूसरा तरीका आपका जो है तैयारी करने के लिए वो है कि आप जो है वो व्हाट्सएप भी ग्रुप आपने ज्वाइन किए होंगे जिसमें आपस में मटीरियल आ रहे होंगे। फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन करें। IBA टेस्ट प्रिपरेशन के फेसबुक ग्रुप होते हैं, उसमें भी बहुत मटीरियल आता है। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेके रखती रहें, उससे तैयारी करें, ये बहुत अच्छा तरीका हो जाता है। और एक बहुत ही अच्छा तरीका आपको ऐप्स डाउनलोड करें। IBA टेस्ट प्रिपरेशन की ऐप्स होती हैं, तो आप 2-3 ऐप्स भी डाउनलोड कर लें तो वो आपको मॉक टेस्ट देते रहते हैं। आपको वो बताएंगे कि आप कितने मार्क्स हासिल कर पा रही हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, आपकी तैयारी भी होती रहेगी और मॉक टेस्ट के ज़रिए से आपको पता चलेगा कितने टाइम में आप कितने सवाल कर पा रहे हैं। तो आप PDF ज़रूर डाउनलोड करें 2-3। और इसके अलावा IBA की प्रिपरेशन की बुक्स आती हैं, तो एक बुक तो जैसे ये मेरे पास लेके आई हूँ मैं कि टेस्ट प्रिपरेशन की इस तरह की बुक है, ये बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। और डोगर की भी बुक अवेलेबल है, अगर आप इनको भी ले लेते हैं तो आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा कोर्स का यहाँ से। तो ये बुक्स अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो आप ये करें। और एक बहुत अच्छा तरीका जो हमने अपनाया था, हम 5 टीचर्स थे, हम लोगों ने आपस में एक ग्रुप बना लिया था, और हर टीचर, हर कोई हर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट नहीं होता है। जैसे मैं साइंस के ओवरऑल रही थी, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं थी, एक टीचर मैथ की थी, उसने साइंस नहीं पढ़ा था, तो उसको साइंस की मुश्किल आती किसी को, तो ग्रुप बना लें और कर भला हो भला की बुनियाद पे एक सब्जेक्ट की दूसरों को तैयारी कराएं। आप जिस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं आप उसकी तैयारी करें, उसके नोट्स बनाएं और अपने ग्रुप में शेयर करें कि भाई ये मेरे इंपॉर्टेंट है, दूसरा अपने सब्जेक्ट का करें। इस तरह करके आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। हम 5 टीचर्स थे, हमने पाँचों ने मिलकर तैयारी की और हम पाँचों का माशाल्लाह से अपॉइंटमेंट हुआ और हम सब ने एक दूसरे की तैयारी कराई। तो इस तरह से ग्रुप बना लें तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अगर आप सिलेबस के ऊपर चलते हुए इन सारे ज़राए को इस्तेमाल करते हुए जो आपके लिए कन्वीनियंट हो वो तरीका अपनाएं और तैयारी करें तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ पेपर अटैम्प्ट करने के बारे में बयान करना चाहूँगी कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। जब आपके पास पेपर आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को सबका नाम आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, और जब पेपर आएगा तो बस 2 टिप्स मैं उसके मुतालिक आपको देना चाहूँगी कि पेपर अटैम्प्ट करते वक्त आपके पास 1 मिनट होता है और 1 क्वेश्चन होता है। तो आपने जो पोर्शन आपको ज़्यादा अच्छा आता है आप सबसे पहले वो अवेल करें, जिसमें आपको हो के भी मेरी तैयारी बहुत अच्छी है आप वो करें। दूसरी बात ये कि सवाल टाइम ज़ाया नहीं कीजिएगा, साथ साथ निशान लगाते जाएं। आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और इस तरह से कंप्यूटर पेपर आंसर शीट मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, वहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहाँ पे ऑप्शन होंगे और यहाँ पे आपने बॉक्स को फिल करना होगा कि ये आंसर है। यहाँ पे इसमें 2 बातें बहुत अहम थी। एक बात तो ये थी कि वो जो क्वेश्चन पेपर हमें दिया गया था उसमें आंसर के 4 ऑप्शन थे, A, B, C, D, और यहाँ जो आंसर शीट दी गई थी इसमें 5 ऑप्शन थे, A, B, C, D और E।
तो अक्सर हम लोगों ने क्या किया कि लास्ट ऑप्शन वहाँ से क्लिक किया कि लास्ट ऑप्शन है और यहाँ पे लास्ट बॉक्स को फिल कर दिया जो कि ई था। तो इस तरह से बहुत से नंबर कट गए क्योंकि ई ऑप्शन था। बाद में सबने जाके पूछा भी कि सर जब 5 ऑप्शन नहीं थे जवाब में तो आपने क्यों 5 बॉक्स बनाए हुए थे? तो उन्होंने कहा ये भी फोकस करने की चीज़ थी, ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए थे कि अगर आपको पता नहीं हो तो आप इस तरह से 4-5 आपके क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो ऑप्शन वहाँ क्लिक करें वही यहाँ पे फिल करें, ठीक है। और एक दफ़ा में जो बॉक्स फिल कर देंगे बस वही बॉक्स फिल करें। आपको ये बात मालूम होगी कि अगर आप 2 बॉक्स फिल कर देंगे या एक के बाद आपको ख्याल आए कि ये गलत है, उसको कट कर दिया, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। अगर आपने उसको डॉट डाल दिया दूसरे बॉक्स में तो भी आपका सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। आपने 2 बॉक्स फिल कर दिए तो भी गलत हो जाएगा। आपने क्रॉस लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा। हर हाल में गलत हो जाएगा। जस्ट 1 बॉक्स फिल कीजिएगा और वही आपका जवाब सही होगा। दूसरी टिप पेपर अटैम्प्ट करने के लिए ऐसी है कि SPSC के पेपर में जो होता है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप सोच समझ के करते हैं, जो आता है करते हैं, डरते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए कि गलत ना हो जाए, हमारे नंबर कटेंगे। IBA के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जितना आपको आता है आप अच्छी तरह से करें और जो नहीं आता आप उसमें तुक्का ज़रूर लगा दें, आप उसको फिल ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, फुल पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा, टाइम के अंदर अटैम्प्ट कीजिएगा और सही बॉक्स फिल करके एक बॉक्स फिल करके तरीके से अटैम्प्ट कीजिएगा। और थर्ड पोर्शन जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो आपके जब आपके पेपर हो जाएंगे इंशाल्लाह आप क्लियर कर लेंगे तो एक नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा DPC का डॉक्यूमेंटेशन के लिए। वो इंटरव्यू नहीं होगा जो आपको बुलाया जाएगा, वो जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी कि वेदर दे आर ओरिजिनल और नॉट। ओरिजिनल हैं चेक करेंगे कि सारे कंप्लीट हैं कि नहीं। यहाँ पे बहुत से लोग सारे मराहिल तय करने के बाद भी फंस गए थे, तो इसको बहुत क्लियर रखना है। इस तमाम पीरियड में जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल अप टू डेट कर लें। मतलब जैसे कि आपका CNIC अगर एक्सपायर हो रहा है आप उसको रिन्यू करवा लें। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी मार्कशीट या कोई भी डिग्री मिसिंग है, नहीं निकलवाई तो निकलवा लें, और अगर मिसिंग हो गई है तो डुप्लीकेट निकलवा लें। लेकिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने चाहिए। और इसके अलावा जो एक मरहले पे लोग फंसे थे वो था आपका डोमिसाइल और PRC। जैसे ये जॉब अभी जो IBA की आई है वो जस्ट मलीर की है, तो जिनका डोमिसाइल और PRC अपना होगा और मलीर का होगा उन्हीं की ये जॉब हो सकेगी। जैसे एक ऑप्शन उसमें लिखा है कि हस्बैंड के डोमिसाइल पे हो जाएगा, तो हस्बैंड के डोमिसाइल पे नहीं होगा, आपका अपना ही हो और मलीर का ही होगा तो ही वो जॉब होगी। तो अपने डोमिसाइल PRC को कट ऑफ डेट से पहले का कंप्लीट रखें और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। साथ साथ तैयारी करेंगे तो बेस्ट पेपर होगा। कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगा, सब आप पढ़े लिखे लोग हैं, बस थोड़ा सा रिकॉल करना होगा, ऑप्शन को सही से लगाना होगा। तो इन सब बातों का इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। होप फॉर द बेस्ट और विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग के सबका पेपर बहुत अच्छा हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। SST के लिए आपको दूसरा गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं इसके बाद आप लोगों से मुखातिब करने के लिए दावत देना चाहूँगी हम सब के उस्ताद पूरे जाफर तैयार में शायद ही कोई हो जिन्होंने इनसे ना पढ़ा हो। सर नासिर को असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं। सर आप आएँ और हम सब से मुखातिब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ जाफर तैयार लाइब्रेरी। तो जाफर तैयार लाइब्रेरी के क़याम के मकासद में से एक मकसद जो सबसे बड़ा मकसद है वो इल्म की तबलीग, इल्म से वाबस्ता लोगों के मसाइल का हल, और इसमें करते रहेंगे। मुझे फ़िलहाल जो दिया है मामला वो SST की प्रिपरेशन के लिहाज से बात करूँगा, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा PST को भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत अच्छा बहन ने बहुत अच्छा बयान किया है।
तो उसमें यही है, टाइम कैलकुलेशन करें। सबसे पहले जो है टाइम सबसे बड़ी चीज़ है। जो आपको बेहतरीन ऑप्शन आते हैं उन्हें क्लिक, उसे टिक कर दें फ़ौरन। और जहां आप अटक रहे हैं, थोड़ा सा भी आपका दिमाग हो रहा है कि यार कंफ्यूज है, फ़ौरन छोड़ दें उस क्वेश्चन को, फ़ौरन छोड़ दें, फ़ौरन आगे बढ़ते चले जाएं। 1 to 100 क्वेश्चंस तक स्पीड तक चले जाएं, जो जो आपको कंफर्म है उसे टिक करते चले जाएं। और जहां आपको कहीं डाउट आ रहा है कि यार ये हो सकता है या ये हो सकता है, या आपको हो रहा है कि शायद ये होगा, वहाँ छोटा सा पेंसिल से एक डॉट लगा दें, हल्का सा, और उसको आगे बढ़ जाएं बस। और जब एंड ऑफ द टाइम, कभी कभार होता है कि टाइम ख़त्म हो गया, अब क्या करें, तो जो आपको डॉट लगा हुआ उस पर टिक मार दें हैं। लेकिन ये है कि इसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट। और रह गया कामयाबी का एलिमेंट, उसका एक ही फार्मूला बताता हूँ मैं, और वो ये है कि जितना आप पढ़ाएंगे उतना आपकी परफेक्शन है। ये नहीं है कि सजी सजाई प्लेट में आपके पास आ जाए। हाँ, कोई मुआवजा हो जाए, अम्मा अब्बा की खिदमतें ज़्यादा की हुई हो तो अलग बात है, तुक्के बैठ जाएँ। तो लेकिन शॉर्टकट नहीं है। सबसे बेहतरीन, जैसे इन्होंने ना बहुत अच्छी बात बताई कि 4 अफराद हैं या 5 अफराद हैं, हर एक का कोई सब्जेक्ट का ये स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशलिस्ट है, एक ग्रुप बना लिया। क्या करें, सबसे बेस्ट इंसान टीचर का बनता है जब पढ़ाता है। स्टूडेंट बेहतरीन टीचर नहीं होता। जब आप पढ़ाएंगे ना, उस वक्त आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज उस वक्त आता है। तो कोशिश किया करें, ये जॉब आती रहेंगी, ये नहीं कि नहीं आएंगी, लेकिन इस दफ़ा जज्बा इसलिए ज़्यादा पैदा हो गया है कि पिछली दफ़ा माशाल्लाह से बहुत सारे जाफरी तैयार के अफराद ने PhD में अटेम्प्ट किया और उनका हुआ। क्योंकि एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना जी कि जी सिंध सरकार है, पैसा चलेगा, रिश्वत चलेगी तो होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी कहा था, पहले भी मैंने कहा था कि माशाल्लाह से हम पब्लिक सर्विस कमीशन में अली इमरान साहब भी हैं, मैं भी हूँ, हसनैन साहब, बाबर साहब भी हैं, और भी बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर किया हम लोगों ने। हमसे लोग पूछते हैं यार वो कितने पैसे दिए थे आपने, तो मैंने कहा पैसे की बात नहीं है, मेरिट की बात है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने मेहनत की हुई है, आपका सब्जेक्ट अच्छा है, तो कोई इशू नहीं। और अटैम्प्ट करते रहा करें। अगर PhD वाले बैठे हुए हैं तो मैं उन्हें कहूँगा कि SST भी अटैम्प्ट करें। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ SST में कंपटीशन ज़्यादा है उन अफराद के लिए जिन्होंने BA और BCom वगैरह किया हुआ। पहला पॉइंट तो ये दे रहा हूँ मैं। जिनका BSc है ना, उनके लिए कंपटीशन कम है। क्यों? अब BSc वाले नज़र नहीं आते। BSc इतना हार्ड है जॉब कि अफराद BSc करने वाले मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे भी गिने तो 5-6 निकले शायद, मेरा ख्याल है। तो ज़्यादातर की डिग्रीज़ क्या होंगी, वो सिंपल ग्रेजुएशन होगी या BCom होगा। तो BSc में मेरे ख्याल से अगर किया हुआ तो उसके लिए ज़्यादा चांस है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसका जॉब हासिल करने की। लेकिन बात फिर वही है, मेहनत करें। मेहनत में सबसे बड़ी बात, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कही, बुक्स खंगालें। बुक्स पढ़े बगैर नहीं मसला होगा। ये जो गाइड बुक्स हैं जो अभी मैं बताऊंगा यहाँ अवेलेबल भी हैं, दीज बुक्स ओनली फॉर चेकिंग योर, आपका लिटमस टेस्ट है कि आपने कितना तैयार कर लिया। उनसे आप वो करें कितना आपने तैयार किया। अगर आप समझेंगे ये तैयार करके आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं। तैयारी के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए आपने बुक्स पूरी पढ़नी है। बुक्स पढ़ें और बुक्स पढ़ने के साथ साथ उसको दूसरे को समझाएं। जितना आप किसी को समझाएंगे, जितना आप पढ़ाएंगे, उतना ही आपका बेस्ट। अगर आपने प्योरली डिसाइड किया हुआ टीचिंग में आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आज से ये एम बनाएंगे कि हमने ट्यूशन्स पढ़ानी है और सब्जेक्ट्स, अगर आप मास्टर्स किए हुए हैं, 16 ईयर एजुकेशन है, तो उस सब्जेक्ट को आप कंट्रोल करें और उस पर आप माहिर हो जाएं। और माहिर होने का सिंपल एक ही तरीका, पढ़ाएं। ठीक है, जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे आप उतने आप बेस्ट हैं। और जितनी कन्वीनियंट और ये कि आपको बुक्स पढ़नी है, बुक्स लें, सिंध टेक्स्ट बुक बुक, और कोई नहीं, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं मार्केट्स में अवेलेबल हैं, वो लीजिए और उसको प्रिपेयर कीजिए। और इसके अलावा जो गाइड बुक्स हैं, उसके अलावा आपके पास सब YouTube हो गया या जो सोशल मीडिया है उस पर भी काफ़ी सारा मवाद मौजूद है, आपको मिल जाएगा है। और इसमें जो SST का जो है क्राइटेरिया, वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ कि अगर SST के लिए जो अप्लाई किया है, जो BSc वाले हैं, जिन्होंने BSc किया हुआ, उनके लिए ये जो इन्होंने पोर्शन बनाया है 50 मार्क्स का, और इसमें फिज़िक्स,
केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इसके क्वेश्चंस होंगे। जाहिर बात है 50 मार्क्स हैं तो 50 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सही कहा है, 100 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चंस ही होते हैं और ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क। और इसके अलावा इसमें बात फिर वही है 45% हर सेक्शन में से, यानी फिज़िक्स का सेक्शन है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का है, तो उसमें से आपके पास हर एक में से 45% मार्क्स आपने गेन करने हैं। एंड देन इंग्लिश है, इंग्लिश में फिर वही सही बात है, ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। और यकीन माने थोड़ा बहुत ग्रामर मुझे आती है थोड़ी सी, तो उसमें मैंने आज तक जो ग्रेजुएशन लेवल तक देखा ना, वो लेवल जो है वो सिर्फ 6-7 क्लास तक का लेवल है, जो हमारे सिस्टम में ग्रेजुएशन लेवल तक चल रहा है। तो कहने का सिंपल सी ये बात है, अगर आपको 8th क्लास तक की भी इंग्लिश पे अबूर हासिल है तो कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश है जनाब, इंग्लिश का पोर्शन है 20 मार्क्स का, उसमें से भी हर एक में से आपको 45% एटलीस्ट हासिल करने हैं। और फिर मदर टंग है और सोशल स्टडीज़ है। मदर टंग में सिंपल सी बात है वही मादरी ज़बान, अगर वो उसमें ऑप्शनल आपका सिंधी भी हो सकता है, 45%। लेकिन मजमूई तौर पर जो कलेक्टिव आपने मार्क्स लेने हैं, जिसे एग्रीगेटिव मार्क्स कहते हैं, वो 55% होने चाहिए। यानी अगर आपने सब में से 45 ले लिया और 55 आपके नहीं बने तो आप एलिजिबल नहीं हैं। 45 सिर्फ आपको हर सेक्शन में से लेना है, लेकिन मजमूई तौर पर जो आपके मार्क्स बनने चाहिए वो 55% होने चाहिए। ये तो बीएससी वाले हैं। अब बीएससी में जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें, और बीए बीकॉम वालों के ऑप्शन में, जैसे बीएससी में जो है, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है। अब जो बीए बीकॉम वाले हैं वो ये पोर्शन रिप्लेस हो जाएगा उनका जनरल एवरीडे साइंस, यानी जो जनरल एवरी साइंस होती है, उसके बाद इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश तो फिर वही, और मदर टंग और जनरल नॉलेज, इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो इसमें अगेन बुक्स एसएसटी के लिहाज से आपको मैट्रिक तक की बुक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो मैट्रिक तक की बुक्स को आपने खंगालना है, और मेरे नज़दीक इसमें भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा तैयारी का। पीएसटी में इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि पीएसटी सिर्फ मलीर का है, तो उसमें शायद आपका जल्दी हो जाए एग्ज़ाम्स, लेकिन एसएसटी में शायद थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो बुक्स पढ़ें आप। और इसी प्रिपरेशन से बात होते होते पीएसटी की बात आई है, तो पीएसटी का अगर हैदराबाद में अगर आपका वो पड़ा, यानी एग्ज़ामिनेशन सेंटर, तो उसके लिए भी जाफर इत्तिहाद लाइब्रेरी ने इंतज़ाम इस हवाले से किया है कि आप लोग जितने भी कलेक्टिव हमारे पास होंगे उनके लिए अरेंजमेंट कर दी जाएगी। ये नहीं होगा, देखिए अगर ये अरेंजमेंट नहीं होगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा, एक साथ जाना है बंदा, एक जाना है, वो फिर आपके इंतज़ार में बैठा हुआ है, फिर आपको लेके आना है, ये लंबा हो जाएगा। आसानी के लिए है कि यहाँ से तमाम ख़वातीन या जो जितने अफराद होंगे पीएसटी के लिए और हैदराबाद के लिए जाने के लिए, तो उनके लिए यहाँ इंतज़ाम कर दिया जाएगा। वो यहीं से जाफर इत्तिहाद लाइब्रेरी से ही रवाना होंगे और यहीं पर उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। उसका तरीकाकार ये होगा कि जो भी हम उसके ट्रांसपोर्ट के अखराजात होंगे टोटल आने जाने के, और जितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं उस पर डिवाइड कर देंगे, तो वो जो भी होगा। और उसके अलावा इसी से बात याद आई कि मुझे एक और जो ऐलान करना है वो ये है कि जितने भी अफराद हैं वो लाइब्रेरी में अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हैं तो काउंटर पे अपना नाम लिखवा कर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। इसका भी एक ताज़ा तरीन मिसाल दूँ, पिछली दफ़ा की बात करूँ, वो आया कोई ख़ास डेट थी कि फ़लानी चीज़ को जमा करा दें फ़लानी डेट पे। मेरे ख़ुद 2 स्टूडेंट्स, सर वो हो गया, कब हुआ हमें तो पता ही नहीं चला, वो ग्रुप में शामिल किया था, सर वो ग्रुप पे तो हमने लीव कर दिया। भाई ग्रुप बनाया है, जिम्मेदारी ली है, तो उस पर किस लिए आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं वो, और यकीन माने आपको फिर कह रहा हूँ, जुमला मैंने बिल्कुल सही सिलेक्ट किया है, कौम सो रही होती है। और हमारे जो माशाल्लाह से जो ख़ास तौर पे फिर मैं तारीफ़ करूँगा इनकी कि प्रोफेसर अली इमरान साहब और इनकी टीम जो लगी रहती है वो आप तसव्वुर नहीं है। तो वो ग्रुप में अगर आप
शामिल हो जाएंगे तो आपका बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिशियल है। ग्रुप में शामिल हो जाएं, उसमें जो भी न्यूज़ रिलेटेड टू द जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं या जो भी न्यूज़ आती है उस पर शेयर हो जाती है और वो ऑथेंटिक होती है। मेरे कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो ऐसे बिला वजह की कोई ऐसी ऐसी बातें डाली होती हैं जो हम भी सोचते हैं अच्छा ऐसा भी होता है। तो ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो उस ग्रुप पे शेयर की जाती है। और इसके अलावा जो है इसमें जाफर तैयार लाइब्रेरी कोशिश कर रही है कि एसएसटी के ख़ास तौर पर पीएसटी के इम्तहानात की तैयारी की बाकायदा क्लासेस अरेंज करें, कोशिश कर रही है। बाकी आपकी दुआएं देखें कितनी ताकतवर होती हैं कि हम इस कोशिश को अमली जामा पहना सकें। तो उसके लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसमें ये होगा दाई भाई हम छोटे बच्चों की तरह क्लास तो नहीं लगा सकते कि जी लाओ आज पीएसटी की किताब खोल के बैठे। उसमें यह है कि आपको जो थोड़ी पॉइंट्स हैं जिसको आपको जहन में रखना होगा, ख़ासतौर पर जो मैथमेटिक्स में, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, इतना ख़राब है मैथमेटिक्स माशरे के टीचर्स का, स्टूडेंट्स का नहीं टीचर्स का, कि मैं कांपता हूँ अक्सर वो जो बच्चे मैथमेटिक्स मुझे सुना रहे होते हैं और कहते हैं जी हमारी मिसें पढ़ा रही हैं ऐसी मैथमेटिक्स। और मैं इधर का नहीं कह रहा, मैं कैंट कॉलेज में जब मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो कैंट कॉलेज में जब खड़े होकर, जब कैंट कॉलेज मतलब सुपीरियर स्टूडेंट्स ऑफ द एरिया हमारे कॉलेज में आते हैं, यानी हमारा जो सबसे नील बच्चा है वो 94-95% वाला बैठा होता है, उससे जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स पूछता नहीं आता उसे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल ये, वो जो टीचर्स हैं वो नहीं प्रोवाइड कर रहे बच्चों को वो बेसिक्स जो कि होती हैं। तो उसके लिए भी है कि जैसे मैथमेटिक्स है, ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, तो उसकी चीज़ों के लिए थोड़ी हो सकता है कि क्लास की अरेंजमेंट कर दी जाए आपके पीएसटी के लिए और एसएसटी के हवाले से। और इसके अलावा किताबों का मैं कह चुका हूँ आपको कि काउंटर पे मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए किताबें भी जब मिलेंगी जब आप पेमेंट जमा कराएंगे और फिर आपको वो कर दी जाएगी। क्योंकि फिर कह रहे हैं कि ये खलूसन तौर पर, ख़ास तौर पे ये किया जा रहा है कि आप लोगों को जितना भी हम फैसिलिटेट कर सकें करेंगे। और जाफर तैयार लाइब्रेरी ने किया है, करके दिखाया है, बोला नहीं है, करके दिखाया। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि विदाउट एनी चार्ज, यानी हम सर्विसेज के सर जो सारी रात बैठ के चीज़ें निकालते हैं, काम करते हैं, और पहले भी वो भाई बता जा चुके हैं कि क्या क्या स्कैनर वगैरह हैं जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसके कोई मुआवजा नहीं ले रहे, ना आपसे मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप कुछ हो जाए। आप कुछ हो गए तो समझ लें हमारा काम पूरा हो गया। तो लाइब्रेरी का मकसद ही सिर्फ यही है कि जो आप में से जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से रह जाते हैं वो ना रहें। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही डिटेल में हमें गाइड किया है। इसके बाद मैं अपनी मेहमान को बुलाना चाहूँगी, मिस हसीन फातिमा को, जो गवर्नमेंट स्कूल में सीनियर टीचर हैं और आजकल हुकूमत सिंध की जानिब से पीएचडी के इम्तिहानात की तैयारी भी करवा रही हैं। मिस हसीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बेहद खुशी हो रही है आप सबको यहाँ बैठा देख के, और मुझे इंतहाई खुशी हुई कि जिस तरीके से लाइब्रेरी की बहुत सारे काम मेरी नॉलेज में थे, लेकिन जिस तरीके से, जितनी रिगरस तरीके से ये तमाम जॉब्स परफॉर्म की गई, स्पेशली पीएचडी और जीएसटी के हवाले से, तो या एसएसटी के हवाले से, ये मेरे नॉलेज में इतनी डिटेल में नहीं था। तो ये मुझे सुन के बेहद खुशी हुई, और मैं समझती हूँ कि ये जो आज सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया ये भी यकीनन बहुत फ्रूटफुल रहेगा इंशाल्लाह आप सबके लिए। और जहाँ तक मैंने अभी सुना है और जिस किस्म की डिस्कशन हुई अब तक हो चुकी हैं सना साहिबा ने, उसके अलावा और लोगों ने जितनी डिस्कशन की है, मुझे उसके बाद ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ बताने के लिए रहा नहीं है, और बस सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा रिपीटिशन के तौर पे आपको गाइड करूँगी, और उसके साथ साथ आगे कुछ जैसे सवालात आ रहे थे कि कुल्ली होगा या जुज़वी होगा, मैं उसका आंसर आपको दूँगी।
थोड़ा सा आगे चलते हुए और थोड़ी सी डिस्कशन उसके ऊपर मैं करूँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी आपको कि क्वेश्चन पेपर को मज़ीद किस तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे प्रेजेंटेशन में रेपिटेशन नज़र आए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह सना साहिबा ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें। हम स्टार्ट किस तरीके से करेंगे। Sorry for the जी, हम कैसे स्टार्ट करें। देखिए पीएसटी के लिए भी और इवन एसएसटी के लिए भी, एसएसटी और पीएसटी के टेस्ट में थोड़ा सा जो इस वक्त डिफरेंस आ रहा है वो ये स्पेशल डिफरेंस ये आ रहा है कि एसएसटी के पेपर एसपीएससी ले रहा है, जबकि पीएसटी या जेएसटी के पेपर्स एसटीएस यानी कि आईबीएस अकर ले रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेपर लेने के स्टाइल में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन है दोनों एमसीक्यू बेस्ड ही पेपर्स। और उसकी प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो स्पेशली पीएसटी के लिए तो क्लास 1 से लेकर 8 तक की बुक्स को आपको फॉलो करना है, जो कि सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक्स हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज़ हैं। अगर आप क्लास 1 से लेकर 8 तक की बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपके पेपर में जो कवर होने वाले हैं सब्जेक्ट्स वो आपका मदर टंग है, ईदर इट विल बी इन सिंधी और उर्दू, या सिंधी में होगा या उर्दू में होगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो आपका पार्ट है वो है जनरल नॉलेज का। इस जनरल नॉलेज के पेपर में आपके पास सोशल स्टडीज़ भी शामिल होगी। ठीक है, इसमें इखलाकियात शामिल होंगे। बेसिकली इस्लामियात भी इतना ज़्यादा टच अपॉन नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर एक ही बनेगा जो कि माइनॉरिटीज़ भी अटैम्प्ट कर रहे होंगे और माइनॉरिटीज़ भी अटैम्प्ट कर रहे होंगे और मुसलमान भी अटैम्प्ट कर रहे होंगे। तो ज़्यादातर कोशिश ये होगी कि क्वेश्चन आपका अखलाकियात में से आए, जिसे आप एथिक्स कहते हैं। तो इसके लिए जैसा कि बताया इन लोगों ने कि आप अखलाकियात की बुक्स को डाउनलोड करिए, उनको स्टडी करिए। इस्लामियात में से बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं होंगी, ज़्यादातर अखलाकियात पे फोकस होगा, लेकिन यकीनन आप थोड़ा सा इस्लामियत को ज़रूर देखते जाइएगा। ठीक है, और जब मैंने कहा कि पेपर बन इस तरीके से रहा है कि वो माइनॉरिटीज़ के लिए भी होगा, तो इख्तलाफी मौज़ूआत को तो आप रहने दीजिए कि कहीं इख्तलाफी मौज़ूआत वहाँ डील हो रहे होंगे, ज़्यादातर अखलाकियात बेस्ड होगा। ठीक है, अच्छा फिर आ जाता है आपका इंग्लिश। अगेन मुझे लगता है कि अक्सरियत हम सब लोग ज़्यादातर डर जाते हैं इंग्लिश के नाम पे कि भाई इंग्लिश पता नहीं कौन सा पेपर आ जाएगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो इससे पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि इससे पहले तक तो अब तक ये होता रहता था कि बड़े हाई फाई क्वेश्चंस आते थे और देखने वाला परेशान हो जाता था कि ये हम तैयारी कहाँ से करें, कोई डोगर को पढ़वाए, कोई किसी चीज़ को पढ़वाए, कोई किसी चीज़ को पढ़वाए। सबसे बेहतरीन बात इस वक्त ये है कि आपको पढ़ना सिर्फ वो किताबें हैं जो कि आपने पढ़ानी है। पीएसटी के लिए थोड़ा सा आपको हाई जाना है, जो कि क्लास 8 तक, मतलब क्लास 8 तक की तैयारी आप समझें कुछ भी नहीं है। आप माशाल्लाह अगर मास्टर्स लेवल या इवन मैं तो कहती हूँ अगर आपने बीए भी किया हुआ है तो क्लास 8 तक की तैयारी तो कुछ है ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी ज़माने में रिश्वतों के ढेर लगे हुए होते थे और अक्सर लोग तो रिश्वत लेके भी गायब हो जाते थे और सीट नहीं मिलती थी। लेकिन अब अगर आप देखिए माशाल्लाह से तो आपको इससे सहूलत से और कौन सी जॉब मिलेगी कि अगर आप क्लास 8 तक की बुक्स की तैयारी कर लेते हैं आपके लिए पीएचडी रेडी है। अगर आप क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक की तैयारी कर लेते हैं तो आपका एसएसटी का पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा आसान और हलवा सजा के प्लेट में पेश किए जाने वाली जॉब्स अब कुछ है नहीं। आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई जाना नहीं है, आपको सिंपली अपनी बुक्स में से इन्हीं बुक्स में से स्टडी करनी है। ठीक है, इसी तरीके से मैथमेटिक्स के भी वही कॉन्सेप्ट्स हैं और साइंस भी इसी तरीके से, और ये तमाम इक्वल कैरी कर रहे हैं वेटेज को, आपका वेटेज इक्वल कैरी हो रहा है। ठीक है, वही अगेन जो बात मैंने आपसे कही है कि जेएसटी, अच्छा जेएसटी के लिए भी सीट्स हैं यकीनन, मलीर में भी होंगी, और इसमें यह है कि 6 to मैट्रिक तक की किताबें,
ठीक है। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी मैट्रिक से भी आप थोड़ा सा, हाँ सॉरी, यहाँ तक JST के लिए तो मैट्रिक तक की किताबें देखेंगे आप, और जो आपका वो है SST के लिए आप फर्स्ट ईयर तक की किताबों को ज़रूर देखिए, ठीक है। ये ऑलरेडी सर माशाल्लाह नासिर साहब डिस्कस कर चुके हैं कि आपका SST में किस तरह की डिवीज़न है, तो ये आपके सामने है। आपकी मेन जो चीज़ है SST में, आपके जो मेन कोर सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है या कंप्यूटर साइंस है, इसमें इसके 50 मार्क्स हैं आपके, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 45% ही रहेंगे, ठीक है। एग्रीगेट आपको कम से कम 55 पास करना है, ठीक है। इसी तरीके से फिर दूसरा जो पार्ट होगा आपका वो होगा इंग्लिश का। इंग्लिश के आपके मार्क्स हैं 20, और जो तीसरा पार्ट होगा आपका उसमें आपका मदर टंग यानी उर्दू हो सकता है या सिंधी, ठीक है। मदर टंग में आपके 20 मार्क्स होंगे, और इसी तरीके से सोशल स्टडीज़ के 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से हमें अटैम्प्ट किया जाए। देखिए, जब भी आपके पास पेपर आता है आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आपको इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। हम लोग अमूमन इंस्ट्रक्शन पढ़े बगैर तेज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं। मैं स्पेशली एग्जांपल दूंगी कि आपके पास अगर क्वेश्चन आता है सिनोनिम लिखें, आप सिनोनिम लिखने के बजाय आपने इंस्ट्रक्शन गौर से पढ़ी नहीं, वहाँ एंटोनिम लिखा था या सिनोनिम लिखा था, आपने देखा वर्ड, उसका आपको मैचिंग एंटोनिम जहन में आ रहा था, आपने जल्दी से मार्क कर दिया। तो इतनी जल्दी भी नहीं करनी, 1 मिनट बहुत होता है। अगर आप ये समझते हैं कि 1 मिनट तो बहुत कम है, मैं कैसे अटैम्प्ट कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आराम से सुकून से आप अटैम्प्ट करिए, ठीक है। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इट। अकॉर्डिंगली आंसर करिए, बिल्कुल जल्दी नहीं करिए, सुकून के साथ चलिए, ठीक है। उसके बाद टाइम को भी आप इफेक्टिवली मैनेज करिएगा, बिल्कुल कोई मसला नहीं, आपका सारा टाइम हो जाता है मैनेज, ठीक है। डोंट रश टू कंप्लीट द पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आपके ओह बहुत टाइम लग रहा है जल्दी जल्दी करूँ, नहीं, सुकून से करें, आराम से करें। हाँ, ये बात सही है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उस वक्त स्टक हो रहे हैं उस पर, आप उसको छोड़ते जाइए। और जैसा कि सर ने पहले भी बताया कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मामूली सा एक डॉट लगा लीजिए, साइड में लगाइएगा मामूली सा, वो भी पेंसिल से। प्लीज़ पेन नहीं यूज़ करिएगा उस वक्त जब आपको डाउट है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मार्क द राइट आंसर ओनली, जब आपको श्योर हो ओनली देन यू मार्क द आंसर्स, ठीक है। और अटेम्प्ट ओनली राइट आंसर, सिर्फ राइट आंसर ही अटेम्प्ट करेगा, किसी और जगह नहीं लिखेगा, ओवर राइटिंग नहीं करिएगा। इसके लिए मैं समझती हूँ कि मैं आपको यहाँ पे ये शेयर करती हूँ आपके साथ। इसमें देखिए टिक लगा हुआ है, आपको टिक नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपके हाथ में जब पेपर आएगा तो आपके पेपर के ऊपर आपका नाम, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आपका CNIC नंबर, ये सब चीज़ें लिखी हुई होंगी। आपको उसको प्लीज़ चेक कर लेना है एक दफ़ा कि ये सब चीज़ें इसी तरीके से हैं, ठीक है नहीं है, ये आपने एक नज़र देख ज़रूर लेना है, ठीक है। दूसरी बात जो आपने आपको इसके साथ साथ कार्बन कॉपी मिलेगी, आपका जो पेपर शीट होगी उसके नीचे एक कार्बन कॉपी भी लगी हुई होगी, ठीक है। आपने जो भी मार्क आप करेंगे वो आपके पास कार्बन कॉपी पे भी रिकॉर्ड हो जाएगा। वो कार्बन कॉपी आपके लिए होगी और ऊपर वाली शीट जो है वो STS वालों के लिए होगी। अच्छा, ये शीट मिलने के बाद आपने इसे मोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से, इस तरीके से इसको यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि ये मशीन में डाल के अगर चेक हुआ तो फिर ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं कि फिर अगर फोल्ड हुआ हुआ पेपर है तो वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आपने टिक का आंसर नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा, किसी भी आंसर को आपने क्रॉस नहीं लगाना है। आप सेकंड लाइन देखिएगा, दूसरे किसी भी आंसर को आपने क्रॉस नहीं लगाना है, ठीक है। किसी भी आंसर को आपने क्रॉस नहीं लगाना है। और तीसरी बात है कि 2 आंसर्स भी नहीं मार्क करिएगा, सिर्फ एक ही आंसर मार्क होना चाहिए। तीसरी बात, जब आप किसी भी चीज़ को सर्कल को आप फिल कर रहे हो तो प्लीज़ वो बाहर ना निकले, उसकी जो स्याही है वो बाहर ना निकले, इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। तो वही तरीका है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है कि अच्छा ये आंसर हो सकता है, आप पेंसिल से एक छोटा सा डॉट करीब में लगा लीजिए,
ठीक है। और बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाता है पेपर और आपको थोड़ा टाइम मिलता है और आपको लगता है कि बस अब देना है मुझे, तो आपके जो आपको थोड़ा डाउटफुल था कि हाँ ये आंसर बेहतर है, ये हो सकता है, उसको आप जरूर मार्क करें। जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि क्वेश्चन कोई भी अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन के बारे में मैं स्पेशली एक बात गाइड करना चाहूँगी। देखिए, हमें भी ये चीज़ बताई गई और हम अभी जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, यहाँ हमारे आसर में ट्रेनिंग हो रही है, लेडीज़ और जेंट्स सबके लिए थी। और ये ट्रेनिंग बेसिकली तो उन लोगों के लिए थी जो 20 मार्क्स लेके मतलब 20 मार्क्स तक जिन्होंने हासिल किए थे। तो 20 से लेके 39 मार्क्स वालों के लिए ट्रेनिंग चल रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि रीच आउट करूं, मैंने बहुत पहुंचाने की भी पैगाम कोशिश की, तो काफ़ी लोग तो आ गए। लेकिन जितनी लिस्ट हमारे पास थी, हमारे पास तकरीबन 250 लोगों की लिस्ट थी, लेकिन 250 लोगों में से हमारे पास तकरीबन 70 लोग रजिस्टर हुए हैं इस वक्त, ठीक है। और अब तो ये एंड चल रहा है दिस वीक एंड दी 3 more days, तो तकरीबन 8 से 10 जो है हमारे पास दिन रह गए हैं इसको एंड होने के लिए प्रोग्राम को। तो उसमें हमें जो तरीक़ाकार बताया गया उसमें एक ये था कि राइट आंसर्स वर्सेस बेस्ट आंसर, 2 तरीके होंगे क्वेश्चंस के। आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक तो ये होगा कि भाई 3 आंसर्स गलत हैं और चौथा आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। एक तरीका कार ये होता है। दूसरा तरीका कार ये होता है कि आपको 4 आंसर्स दिए जाते हैं जो कि शायद चारों गलत नहीं हो। अब मेरी बात समझ रहे हैं, शायद वो चारों ही गलत ना हो, लेकिन उनमें से बेस्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने कल ही एक दिया टेस्ट और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, आई वॉजंट थिंकिंग कि इस तरह की मिस्टेक्स आएंगी, लेकिन आई। मैंने एक सवाल दिया था कि वाई इज़ इट अ सैड स्टोरी, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन था क्योंकि उसका मोर गुम हो गया था। दूसरा ऑप्शन था कि मोर जो है वो 2-3 और ऑप्शन थे, लेकिन जो फाइनल ऑप्शन था कि मोर जो है उसको गोली मार दी गई थी और मोर मर गया था। अब आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे इसमें? मोर गुम हो गया था, यकीनन सही है, मोर गुम हुआ था तो सैड है, स्टोरी सैड बात है कि मोर गुम हो गया था, लेकिन मेनली बेस्ट आंसर क्या था कि मोर जो है मर गया, तो मोर का मरना जो है वो बेस्ट आंसर था। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा देखना होगी। आपको लगेगा कि आंसर्स बहुत क्लोज बाय हैं, तो उन क्लोज बाय आंसर्स में से आपको बेस्ट जो आंसर सूट करेगा आप उस पर जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये सब बातें हो गई। अच्छा, बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी? बुक्स का बहुत बड़ा मसला है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बुक्स प्रोवाइड नहीं हो पाई इस दफ़ा, बहुत मसाइल रहे हैं। तो आप लोगों को जो बुक्स लेनी है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं STDBB के यानी स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट का एड्रेस है, अगर आप नोट कर लीजिए तो आपको ये बुक्स यहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, काफ़ी बुक्स ऐसी भी हैं जो कि इनके ऊपर भी नहीं है, ठीक है। अगर वो बुक्स वहाँ नहीं है तो ये हम कर सकते हैं, कुछ बुक्स मैं आपको कलेक्ट करके दे सकती हूँ उसकी सूरत में, PDF की सूरत में, ठीक है। तो सम ऑफ द बुक्स आई कैन प्रोवाइड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक्स PDF की सूरत में, ठीक है। और बाकी बुक्स आप यहाँ से, अखलाकियात की बुक्स स्पेशली आपको यहाँ से आराम से मिल जाएंगी और दूसरी बुक्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आपको यहाँ से बुक्स को अगर आप देख लेंगे तो आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद एक बात जो मैं करना चाहूँगी वो ये है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सिलेबस जो कि हमें दिया गया और हमने उस सिलेबस के तहत पढ़ाया, ठीक है। और हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उस सिलसिले को, बट स्टिल आई वुड लाइक यू टू हैव अ लुक एट दैट। ताकि आपको आइडिया हो कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। ये देखिए, मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है जो कि हमें दिया गया, जिसमें कि आपने फ्रैक्शंस, अब उसके सब टॉपिक्स में क्या आ रहा है, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हैं, एडिशंस हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। मैं मैथ्स की बंदी नहीं हूँ, सर वहाँ खड़े हुए तो
इनके आगे मैं क्या ज़बान खोलूँ मैथ्स के ऊपर, लेकिन ये तमाम टॉपिक्स हैं, आप अगर एक नज़र देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा में भी देख लीजिए कौन कौन से अलजेब्रा के टॉपिक्स आपके कवर होंगे। अच्छा देखिए, ऑफ कोर्स पीएचडी के लेवल, प्राइमरी के लेवल पर जब आप पढ़ाएंगे आपने अलजेब्रा नहीं पढ़ाना, लेकिन आपके अपने कॉन्सेप्ट्स इतने होने चाहिए कि आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो जाहिर है आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, हम आगे आ जाते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन, अब आप ज़रा क्वेश्चन देखिए, ये सैम्पल टेस्ट पेपर है जो कि दिया गया है। आप देखिए इसमें क्या है, विच वन इज ऑड। अब आप देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आप समझ सकते हैं कौन सा इसमें ऑड है। विच वन, ए बी सी, कितने लोग कह रहे हैं बी, डी कितने लोग कह रहे हैं डी, नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। आया, प्रोजेक्टर नजर नहीं आ रहा है, ओ ओके। देखिए एक बार दिखाया गया है जो कि आधा कलर्ड है, ठीक है। दूसरा पार्ट दिखाया गया जिसके 4 पोर्शंस हैं जिसमें से 2 कलर्ड हैं, ठीक है। तीसरा दिखाया गया है एक बार जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्शंस दिखाए गए जिनमें से 4 कलर्ड हैं। और एक तीसरा पार्ट दिखाया गया डी में जिसमें कि 5 पोर्शंस हैं जिसमें से 3 कलर्ड है। इसमें से ऑड वन कौन सा है, बी। तो आप माशाल्लाह समझ सकते हैं इन चीज़ों को, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन है। आप चाहेंगे तो मैं ये सैम्पल टेस्ट पेपर्स आपके ग्रुप्स अगर बने हुए हैं तो मैं ये ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी। सिंस माई पार्ट इज इंग्लिश, सो आई वुड लाइक टू गो फॉर इंग्लिश रादर देन मैथ्स, जो कि मैं जहाँ अटक जाऊँगी या किसी और चीज़ की बात ना करूँ मैं। अच्छा जी, इंग्लिश पे आ जाते हैं हम। इंग्लिश पे हमारे पास की एरियाज़ में आपके पास देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको लिटरल क्वेश्चंस करने होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक में ही मिल रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें खुद हमारी कॉमन सेंस बता देती है, लिखा हुआ नहीं होता एग्जैक्टली, लेकिन हमें पता होता है कि हाँ ठीक है, अगर 2 स्टेप्स के दरमियान में कोई टाइम आया है, गैप आया है, तो उसमें क्या चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। तीसरा हमारे पास कॉन्सेप्चुअल होते हैं जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आंसर देना होता है, ठीक है। और जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इस तरह के एक मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते वक्त आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये तकरीबन आपके पास 5 क्वेश्चंस जो हैं वो रीडिंग से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जो मेजर पार्ट है आपका, मेरी आवाज़ आ रही है सबको, ओके। जो आपका मेजर पार्ट है वो कवर होता है वोकैबुलरी के अंदर, ओके। अच्छा देखिए ग्रामर में बता देती हूँ। ग्रामर में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, सिंपल, बहुत हाई चीज़ें नहीं है, आप देख लीजिए, ये सब लोग नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और टाइम आ रही है। कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई आपके प्रेपोजिशंस भी नहीं है कि जिनके लिए आप परेशान हो। अगर आप बुक की स्टडी कर रहे हैं, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज़ गो थ्रू द बुक को ज़रूर रीड करें। अगर आप बुक रीड नहीं करेंगे तो ये मत समझिए कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या 3 की बुक पढ़ें, 3 की बुक तो हमें आती है, हम तो इससे बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ चुके हैं। बिलीव यू मी, मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं तकरीबन मैंने 10 साल कमरे बनी हाशिमी स्कूल में पढ़ाया है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने गई तो वो मुझे उसमें असाइनमेंट करना था 1500 वर्ड का, जबकि मेरी इंग्लिश की हालत ये थी कि मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, ठीक है। बड़ी मुश्किल होती थी, अब क्या करूँगी, ये 1500 वर्ड का असाइनमेंट बनाने के लिए आपको कितना स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है।
तो मुझे तेज़ी से रीडिंग नहीं कर पाती थी मैंने बुक्स लाइब्रेरी से सिंपल बुक्स उठाई जो कि 1 लाइनर थी, ठीक है, या 2 लाइनर थी। मैंने सिर्फ उसको क्विक रीडिंग के थ्रू गुजारा, ठीक है। क्विक रीडिंग करने से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मेरी स्पीड बूस्ट हुई, और उसके साथ साथ ही आई वॉज एबल टू गो थ्रू द बुक्स जो कि अच्छी राइटर्स की लिखी हुई, ब्रिटिश राइटर्स की या अमेरिकन राइटर्स की लिखी हुई बुक्स थी, जिनमें से मुझे टीचिंग के ऊपर असाइनमेंट्स बनाने थे। तो मुझे उसका कॉन्फिडेंस मिला कि मैं उन बुक्स को अप्रोच कर सकूं। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये मत समझिएगा 3 क्लास की बुक है, 4 क्लास की बुक है, तो मतलब हमें तो आती है, हमें क्या ज़रूरत है इसको देखने की। और स्पेशली मैं बात करूँगी अगर आप बात करते हैं सोशल स्टडीज़ की या जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं क्लास 1, 2, 3, 4, 3 तक के बुक्स में जनरल नॉलेज की जो चीज़ें मौजूद हैं वो क्वेश्चंस बाकायदा लास्ट पेपर में आए हैं। और ये हमें नहीं पता था, ये जब हम ट्रेनिंग करा रहे थे तो हमारे बच्चों ने कहा कि मिस ये जो 1, 2 का जो सवाल आपने कराया ना, ये 2 सवाल तो उसमें से भी आए थे। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि कोई छोटी बुक में देख रही हूँ तो मुश्किल है। मैं आपको साइंस की बात बताऊं तो साइंस में भी ऐसा ही हुआ है कि अब साइंस में आपको उन्होंने कहा कि जी आप डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम पढ़ें। अब वो नर्वस सिस्टम का कुछ जो शुरू की चीज़ें हैं वो उन्होंने 6 की बुक में पढ़ा दी। मैं STS के हवाले से बात करती हूँ, अगर उन्होंने कुछ चीज़ें 6 की बुक में पढ़ा दी, कुछ चीज़ें 7 में पढ़ाई हैं उससे जो अपग्रेडेड हैं, और उससे अगली बुक में पढ़ाई है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आप जब तक पिछला नहीं देख रहे हैं आपको एक सीक्वेंस पूरा नहीं पता चल रहा है, आप शायद कुछ चीज़ लूज कर जाएं जो कि आपकी पिछली बुक में है। और इस दफ़ा जो साइंस की बुक्स आई हैं क्लास 8 तक में भी काफ़ी हैवी बुक्स हैं और काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें हैं उनके अंदर, आपको बहुत अच्छे तरीके से उनको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। ज़रूर देखिए, गो थ्रू करिए। और स्पेशली STS के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक की बुक्स को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा आपके टेंसेस हैं, टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, हम लोग जो टेंसेस पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जी इसको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दो, पास्ट को फ्यूचर में चेंज कर दो, और हमें पता नहीं होता कि कोई टेंस किस जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो स्पेशली यूज़ को देखिएगा, क्योंकि जब आपके पास एक सिंपल लाइनर आती है ना तो आपको उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ प्रेजेंट टेंस लगना है कि पास्ट टेंस लगना है, या प्रेजेंट कंटिन्यूस लगना है या पास्ट कंटिन्यूस लगना है। तो आपको यूज़ आना चाहिए, और यूज़ कब आएगा, जब आप इन बुक्स में से एक्सरसाइजेस करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, ये बुक्स में से एक्सरसाइजेज ही आपको बताएंगी कि आपके कौन से टेंस कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं और किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर जेंडर। न्यूटर आप सबको पता है न्यूट्रल क्या होता है, जो ना मैस्कुलिन में आ रहा है ना फेमिनिन में आ रहा है, न्यूट्रल में आ रहा है। जैसे कि आप बात करेंगे टीचर क्या है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें आप अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी क्लास 6 की बुक में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप मतलब यू नीड टू अगैन गो थ्रू द होल लॉट ऑफ बुक्स, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू मॉडल वर्ब्स। अच्छा, मॉडल वर्ब्स में हम लोग कैन पढ़ते हैं। कैन किस चीज़ को शो करता है अमूमन, सॉरी, कर सकते हैं, ठीक है। कैन एबिलिटी को शो करता है, लेकिन ये याद रखिएगा कैन हमेशा एबिलिटी को शो नहीं करता। अगर मैं आपसे कहती हूँ कैन यू हेल्प मी, ये क्या कह रहा है, ये एबिलिटी शो कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कैन यू हेल्प मी प्लीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना होंगी। तो ये चीज़ें आपको जब आप बुक खोलेंगे ये चीज़ें आपकी बुक में मौजूद हैं, आपको वहाँ से मिलेंगी, लेकिन लोअर क्लास में मिलेंगी। मैं अगेन कह रही हूँ, इसलिए किसी भी बुक को छोटी बुक समझ कर बिल्कुल डिस्कार्ड मत करिएगा, एक नज़र ज़रूर देखिएगा उसे, ठीक है। अब बाकी आपने देख लीजिए पंक्चुएशंस हैं, कैपिटलाइजेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट कंडीशनल पे फोकस है और सेकंड कंडीशनल मामूली सा टच हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे जो मेजर पार्ट है यानी 10 मार्क्स 50% ऑफ इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो सिनोनिम्स वोकैबुलरी पे बेस कर रहा है, ठीक है। अगेन वोकैबुलरी कोई बाहर से नहीं आ रही है, इन्हीं बुक्स में से आएगी, आपको इन्हीं बुक्स में से करना होगा, ठीक है।
सो दिस इज़ इट। मैं आपको इतना ही टाइम लूँगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अगर आप कुछ क्वेश्चंस करना चाहें तो आप कर लें। बाकी भी चीज़ें ये मेरे पास मौजूद है, मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप इसको एक नज़र देख लीजिए। जिन बुक्स के में से जिन चैप्टर्स को हम कवर करवा रहे हैं या हमने कवर करवाया है वो यहाँ मौजूद है, आप उनको भी देखिएगा। लेकिन आई वुड रादर सजेस्ट कि आप सारी बुक पढ़िएगा। ये देख लीजिए, आपके पास बुक वाइज है। क्लास 3 में हमारे पास यूनिट 5 में से कुछ रीडिंग के लिए कुछ पैसेजेस हैं जो हमने करवाए हैं, लेकिन ये दीज आर नॉट दी वंस कि बस यही पढ़ लिया तो काफ़ी है, नहीं, आपको बाकी भी पढ़ना होगा। ग्रामर कौन सी जगह पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, ये ग्रामर आपको एक आइडिया दे देगा। आप इसको ज़रूर देखिए, कम से कम इनको ज़रूर करिएगा। ये मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर अब आपको कोई क्वेश्चंस करने हैं तो यू मे आस्क क्वेश्चंस।